वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर नाज़रीन हम आपकी खिदमत में हाजिर। हम सभी का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अब से ज़रा देर पहले लॉर्ड्स का टेस्ट मैच इख्तिताम को पहुंचा। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की टीमें खेल रही थी और इंग्लैंड की टीम फातह बनी। 21 साल करियर जो है वो इंग्लैंड के शानदार रिकॉर्ड साज गेंदबाज जिमी एंडरसन का इख्तिताम को पहुंचा। जिमी एंडरसन ने ये जो टेस्ट मैच खेला ये उनका 187वां टेस्ट था। 21 साल तक उन्होंने मैचेस खेले और 991 इंटरनेशनल विकेटें हासिल की और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अब से अपने सबसे सख्त खरीफ के लिए भारत के रिकॉर्ड साज लेजेंड बैट्समैन सचिन रमेश तेंदुलकर को करदाना। उन्होंने कहा कि न विराट कोहली, न रोहित शर्मा, न कोई और बैट्समैन उनको उतना परेशान करते थे जितना लेजेंड तेंदुलकर जब उनके सामने होते थे तब उनको सोचना पड़ता था कि कैसी गेंद तेंदुलकर को की जाए ताकि जो है उनको ज़्यादा रन ना पड़े। इस बात पर हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया और अब नाजरीन आज के प्रोग्राम की खास बात गेम ऑफ बिलियंस फुटबॉल के साथ आज के मेहमान का ताल्लुक है और बात होगी एक ख़ास टूर्नामेंट की, उसमें जो खिलाड़ी यहाँ पर कैंप कर रहे हैं उसकी। तो उसके लिए आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर की ताज़ा तरीन मुकामी खेलों पर मबनी हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। श्रीनगर में जारी नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 अपने आखिरी मरहले में हुआ दाखिल। फाइनल मुकाबले में आज शाम STFC और डाउनटाउन हीरोज FC की टीमें होंगी आमने सामने। इस टूर्नामेंट में वादी बर से ताल्लुक रखने वाले 22 फुटबॉल क्लब्स ने की थी शिरकत। जम्मू कश्मीर पुलिस के जेर एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में हुआ खवातीन क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 का शानदार आगाज, जिसमें इलाके से वाबस्ता मुख्तलिफ उम्र की 16 टीमें बढ़ चढ़कर ले रही है हिस्सा। चंद्रहामा पट्टन में जारी बूम बूम सिनर्जी क्रिकेट ट्रॉफी 2024 रंगारंग तकरीब के साथ हुई मुकम्मल। फाइनल में बरकती ब्रदर्स की टीम ने 11 ब्रदर्स कश्मीर को 3 विकेटों से हराकर मुकाबला जीत लिया। तजुमुल बाबा को उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मर्द मैदान के खिताब से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर के कोटवा जिले से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी हरपाल सिंह बरतानिया में जारी पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 के दौरान अलग अलग जुम्रों में मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए लगातार 4 सोने के मेडल जीतकर मुल्क का नाम किया है रोशन। जनूबी कश्मीर के बिजबिहाड़ा में हुआ बिजबिहाड़ा प्रीमियर लीग के चौथे एडिशन का गुज़श्ता कल से शानदार आगाज। इब्तदाई दिन के पहले मुकाबले में सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला और हेलवीव राजौरी की टीमें थी आमने सामने। इस लीग में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता 42 टीमें ले रही है हिस्सा। श्रीनगर में जारी कश्मीर ओपन हॉकी टूर्नामेंट 2024 खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल में सिंहपुर स्पोर्ट्स क्लब ने विक्रम स्पोर्ट्स क्लब बारामुल्ला को 4-3 की स्कोर से हराकर खिताब किया अपने नाम। गुलशन ग्राउंड माशुमा बीरवा में आज से हुआ मुजम्मिल प्रीमियर लीग के 5वें एडिशन का शानदार आगाज। इब्तदाई दिन के पहले मुकाबले में SP11 मागाम और मोमिन 11 गोंदीपुरा की टीमें थी आमने सामने। इस लीग में पूरे जिले से वाबस्ता 32 टीमें ले रही है हिस्सा। महकमा यूथ रिसर्च एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम जिला बड़गाम में जारी कबड्डी टूर्नामेंट रंगारंग तकरीब के साथ हुआ मुकम्मल, जिसमें जिले के 12 जोनों से वाबस्ता अंडर 14 और 17 एज ग्रुप्स के 24 टीमें कर रही थी शिरकत। जेकी स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से श्रीनगर में 21 जुलाई से पेंचक सलाद के ट्रायल्स का हो रहा इनेकाद, जहां से मुंतखब होने वाले खिलाड़ी लेह में 2 अगस्त से मुनक़द होने वाले 8वें पेंचक सलाद फेडरेशन कप में करेंगे शिरकत। जनूबी कश्मीर के कुलगाम में जारी साउथ कश्मीर गोल्ड फुटबॉल कप 2024 हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल में डाउनटाउन हीरोज फुटबॉल क्लब ने STFC नरटीपुरा को 1-0 से हराकर फाइनल जीत लिया। इख्तितामी तकरीब पर खिलाड़ियों और खास मेहमानों को एजाज से नवाजा गया। पुरहमा गांदरबल में जारी सईद मकसूद मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट अपने आखिरी मरहले में हुआ दाखिल। फाइनल मुकाबले में असगर वॉलीबॉल क्लब और सपटर अनता के दरमियान होगा आने वाले दिनों में फाइनल मुकाबला। इस टूर्नामेंट में पूरे जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 16 वॉलीबॉल क्लब्स ने की थी शिरकत। नाजरीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाजरीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास।
नाजरीन, ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपकी खिदमत में डीडी कश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। यूट्यूब पर आप डीडी कश चैनल पर जाइए, वहां पर प्ले लिस्ट में आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स आपको मिलेंगे। जब भी आप चाहें आप उनको देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। 26 जुलाई से पेरिस में शुरू होने वाले समर ओलंपिक्स 2024 में भारत के लिए पीवी सिंधु और टेबल टेनिस के खिलाड़ी शरद कमल होंगे फ्लैग बेरर्स। गगन नारंग होंगे भारत के शेफ डी मिस्योन। 113 खिलाड़ी करेंगे 16 स्पोर्ट्स में भारत की नुमाइंदगी। पेरिस 2024 के लिए भारत के एथलेटिक्स स्क्वाड में 2 मजीद खिलाड़ियों ने क्वालिफिकेशन हासिल करके एंट्री मार ली। लॉन्ग जंपर जैस्मिन एल्ड्रन के अलावा 5000 मीटर खातून रनर अंकिता ध्यानी ने क्वालिफाई कर लिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और हाल ही में केकेआर को आईपीएल में जीत तक कोच करने वाले गौतम गंभीर को भारत का नया कोच चुन लिया गया है और आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ के लिए भारत की स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह को चुन लिया गया है। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 टी20 इंटरनेशनल की सीरीज में हासिल कर ली है 2-1 की बढ़त। पहला टी20 मेजबान टीम ने जीता था। उधर श्रीलंका के दौरे पर हार्दिक पांड्या टी20 में और केएल राहुल ओडीआईज में करेंगे कयादत। 2021 टोक्यो ब्रोंज मेडल जीतने वाली भारत की हॉकी टीम पहुंच गई है स्विट्जरलैंड तैयारी करने के लिए और इसके बाद जाएगी नीदरलैंड। बाद में 20 तारीख को पहुंचेगी पेरिस, जहां पर ओलंपिक हॉकी टूर्नामेंट में करेगी शिरकत। साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन जारी। कल होगा खवातीन का फाइनल मैच चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेचकोवा और इटली की पाओलिनी के दरमियान। और आज है मर्दों के सेमीफाइनल्स का दिन। अल्करेज मेडवेडेव के खिलाफ और जोकोविच मुसेटी के खिलाफ खेल रहे हैं। यूरो 2024 फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल स्पेन और इंग्लैंड के माबैन इतवार को खेला जाएगा बर्लिन में और सेमीफाइनल्स में स्पेन और इंग्लैंड की टीमों ने फ्रांस और नीदरलैंड्स के खिलाफ कामयाबी हासिल की। होस्ट इंग्लैंड की टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स के टेस्ट में 1 इनिंग और 114 रन से कामयाबी हासिल कर ली है। यह टेस्ट इंग्लैंड के रिकॉर्डसाज गेंदबाज एंडरसन का है आखिरी टेस्ट मैच। कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 के फाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला होगा कोलंबिया के साथ। अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में कनाडा को और दूसरे सेमीफाइनल में कोलंबिया ने उरुग्वे को हराया। मेसी बन गए सेकंड हाईएस्ट ऑल टाइम गोल स्कोरर। वेस्टइंडीज के लेजेंड्स विम रिचर्ड्स और क्लाइव लॉयड पहुंचे लॉर्ड्स और साथ मिलकर देखा वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच। और एंडरसन ने भारत के लेजेंड सचिन रमेश तेंदुलकर को गर्दाना अपना सबसे मुश्किल और टफ हरीफ। कहा कि जब भी मैंने गेंदबाजी की मुझे काफी मुश्किल हुई तेंदुलकर के खिलाफ बॉलिंग करते हुए। एक शानदार करियर 21 साल टेस्ट करियर आज इख्तिताम को पहुंचा जिमी एंडरसन का। और अब नाजरीन, आज के प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज मौजूद हैं उनसे मिलने के लिए हम चलते मेरे साथी रोशन ख्याल के पास। दोस्तों, कश्मीर ने बहुत बड़े बड़े फुटबॉल खिलाड़ी पैदा किए हैं। इनमें से कुछ ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने अपना फुटबॉल करियर मुकम्मल करने के बाद फुटबॉल कोचिंग को अपनाया। इनमें मिराजुद्दीन वड्डू और अशफाक अहमद का नाम काबिल जिक्र है। आज हमने अपने प्रोग्राम में अशफाक अहमद को मदऊ किया है जो कि अंडर 17 इंडियन फुटबॉल टीम के सीनियर कोच हैं। अशफाक, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। अशफाक अहमद, आपका करियर जो है बहैसियत खिलाड़ी और अब बहैसियत कोच बहुत ही शानदार रहा है। यू हैव हैड ए ग्लिटरिंग करियर सो फार। जब आप मुड़ के अपने करियर को देखते हैं तो कौन से माइलस्टोन आपको नजर आते हैं? देखिए, अल्लाह के फजल करम से तो अल्लाह ने काफ़ी कुछ नवाजा, लेकिन हाँ, जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे लगता है कि वो एक, जब मैं प्री ओलंपिक में चुना गया था तो वो एक मतलब यादगार लम्हा रहा है। और उसी डेब्यू मैच में गोल भी जो मैंने किया था उसकी वजह से हम लोग जीत गए थे। वो एक मेमोरेबल है। कब की बात है और कौन सी टीम? ये 2003-04 में नेशनल टीम के साथ हम लोग गए थे और अगेंस्ट तुर्कमेनिस्तान खेल रहे थे एशियन क्वालिफायर्स प्री ओलंपिक के लिए। तो वो मेरा डेब्यू था उस टाइम पे। और फिर आगे बढ़ते हुए फिर जब हम लोग ने स्टार्ट किया था तब भी मोहन बगान और ईस्ट बंगाल और मोहम्मदन स्पोर्टिंग एक हेरिटेज ये क्लब्स है, काफ़ी नाम था उनका। और फिर जब 2009 में मुझे कॉल आया कि आप
कमेटी ने डिसाइड किया कि आप कैप्टन ये साल मोहन बगान के बनेंगे वो सीज़न में। तो मुझे लगता है कि मुझे तो पहले यकीन नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर थे, बाईचुंग जैसे प्लेयर थे वहाँ पे, दीपक मंडल जैसे अर्जुना अवार्ड प्लेयर ऑलरेडी खेल रहे थे, या फॉरेन करना बहुत इज्जत की बात जी, या फॉरेनर जैसे होजे रेमिरोस बैरेटो जो जापान में खेलते थे, ब्राज़ील से खेले हैं। तो वो कुछ ऐसे लम्हात है जो जब मैं खेल रहा था कि जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और रहा सवाल कोचिंग का, कोचिंग में अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अच्छा स्टार्ट हुआ है। लास्ट ईयर जो अंडर 16 के साथ था, जो हमने सैफ कप जीता फाइनल बांग्लादेश को हरा के, या फिर ये साल जो सीज़न चला गया आई लीग का, अपने लोकल बच्चों के साथ मैंने टीम जो रियल कश्मीर उतारी थी ग्राउंड में, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि वो ये चीज़ें कुछ हैं जो मैं हमेशा अपने साथ मतलब अपनी वो ज़िंदगी में चेरिश करूँगा। देखिए, आपने ज़ाहिर है कुछ खिलाड़ियों का नाम लिया, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ आपने खेला है। 6 जून को सुनील छेत्री जो कि भारत के टॉप मोस्ट स्कोरर रहे हैं और दुनिया के टॉप स्कोरर्स में से उनका शुमार किया जाता है, उन्होंने फुटबॉल को खैरबाद कहा। आपको इफ्तिखार हासिल है कि आपने सुनील छेत्री के साथ खेला है, आपने दीगर बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ खेला है। कैसा इंटरेक्शन रहता है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एन ऑर्डिनरी फुटबॉल प्लेयर एंड फुटबॉल प्लेयर लाइक सुनील छेत्री? देखिए, पहले तो एक बिल्कुल हमारे जैसे ही है प्लेयर, मतलब व्हेन इट कम्स टू द मतलब बिहेवियर। लेकिन ख़ास बात यह है कि वो काफ़ी ध्यान रखते हैं, एक कंप्लीट प्रोफेशनल है। अभी भी लोग इंडियन सुपर लीग खेलेंगे वो, तो क्या खाएंगे, कितना सोना है, ही इज़ एक्सट्रीमली नॉट ओनली दैट, इज़ अ ट्रू प्रोफेशनल ऑन दैट। इसी वजह से वो अभी तक खेल रहे हैं। हालांकि मुझे याद है जब अंडर 21 यहाँ जम्मू में हुआ था तो वो दिल्ली की तरफ से आ रहे थे, तो हम इनफैक्ट हमने उनको हराया भी था, बट ही हैड लाइक अ फैंटास्टिक करियर। मुझे लगता है कि आगे ऐसा कोई नहीं हो सकता है, या गॉड नोज बेटर। अभी तक तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा कि इतना बड़ा इंटरनेशनल करियर किसी के पास होगा। अच्छा, आपने बात की आईएसएल की। आईएसएल में आप केरला ब्लास्टर्स के कोच रहे हैं। ये बताइए कि केरला ब्लास्टर्स के साथ जो आपका करियर रहा है, उससे पहले बात करते हैं आपके इब्तिदाई करियर की, जो कि जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ। मुझे याद है 1968 में पहली बार संतोष ट्रॉफी कश्मीर में हुआ। उसके बाद 2008 में जब हुई थी संतोष ट्रॉफी, तो उसमें आपने पार्टिसिपेट किया। वो आपकी ज़िंदगी का एक बेहतरीन मौका था जहां पर आपने कश्मीर में कश्मीरी लोगों के सामने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो ये बताइए, ये जो मराहिल हैं आपकी ज़िंदगी के, ये तस्वीर हैं, इनके बारे में बताइए। देखिए, ये आईएसएल और आई लीग के बाद और फिर जो मैंने स्टूडियो का काम भी किया है, मतलब एज एन एक्सपर्ट। जी हाँ, ये कुछ उसके फोटोग्राफ्स है, आप देख सकते हैं। और फिर अंडर जो जितने भी लेट नोवी, बड़े बड़े कमेंटेटर्स के साथ आपने अभी देखा है, लेट नोवी कपाड़िया साहब थे कि जिनको मतलब फुटबॉल के, इंडियन फुटबॉल का मतलब वो माहिर। जी हाँ, ये हम काफ़ी उनके साथ अच्छा रहा। तेंदुलकर साहब हमारे को ऑनर थे केरला ब्लास्टर में, और उनके साथ बैठे, मीटिंग्स हुई तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि चाहे वो दूसरी गेम से आते हो, लेकिन बिल्कुल पूरे स्पोर्ट्समैन की तरह ही बात करते हैं और समझते हैं हर एक स्पोर्ट्स को। और ये कुछ आप देख सकते हैं, कोचिंग कोट्स भी है। और एक ऐसा वक्त था जब आप छाए हुए थे हर तरफ, मैगजीन्स में आपके तस्वीर, आपके फोटोग्राफ्स, आपके बारे में इंटरव्यूज़, और जब आप नेशनल इंटरनेशनल फुटबॉलर फोरम की तरफ से भी आपने कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उसके बाद आए केरला ब्लास्टर्स की तरफ से आप कोच। तो वो तजुर्बा कैसा रहा आपका? जी, इनिशियल स्टेजेस में मुझे ये मौका मिला, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ सिखाया है इसने मुझे, क्योंकि ये जो आप प्लेयर्स देख रहे हैं वहाँ पे लाइन पे, काफ़ी बहुत बड़े प्लेयर है। प्रीमियर लीग जैसे मतलब इसमें जो प्लेयर है, प्रीमियर लीग जैसा लीग उन्होंने खेला है। तो मेरे लिए वो काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस रही कि हाउ टू हैंडल देम एंड हाउ टू बिहेव विद देम। कितना मुश्किल है प्लेयर्स को हैंडल करना, उनको मोटिवेट करना और उनको एक टीम बना के
आगे पेश करना और अपनी टीम को जिताना। देखिए यही एक कला होती है कोच की, एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर ही अर्न्स हिज मनी। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। मुझे लगता है कि वो जो मैनेजमेंट स्किल है, आई एम थैंकफुल टू माय फॉर्मर कोचेस जिनके अंडर में रहा हूँ और उनसे काफ़ी वो चीज़ सीखा है। इस वक्त आप अंडर 17 इंडियन टीम के सीनियर कोच हैं और यहाँ पर अभी सैफ कप के लिए जो कैंप लगा हुआ है जिसमें 35 खिलाड़ी हैं, उनकी आप कोचिंग कर रहे हैं। तो ये बताइए, ये जो कोचिंग हो रही है कब से कब तक होगी और इसमें कितने खिलाड़ियों को आप सिलेक्ट करेंगे? जी अभी चल रही है यहीं पे, और ये 2 महीने चलेगी और उसके बाद हम यहीं से सैफ के लिए निकलेंगे। अभी हमारे पास कुछ 36 बच्चे हैं। वी हैव टू ट्रिम इट डाउन टू 23। तो लास्ट फाइनल स्क्वाड 23 का जाएगा, जिसमें एक बच्चा यहाँ J&K का भी है, वो अनंतनाग से बिलोंग करता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये साल भी इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दे और कप वापस ले। हमारे यहाँ जो कश्मीर में अभी जो इस साल मसला खड़ा हो गया है वो ग्राउंड्स की कमी का है। तो आपका ये जो ग्राउंड है, पोलो ग्राउंड में, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है और इस पर आप कोचिंग कर रहे हैं। मैंने भी देखा, बहुत ही शानदार ग्राउंड है। आप समझते हैं कि इस तरह के ग्राउंड बहुत ज़रूरी हैं? अब देखिए अंडर 17 की टीम जो कि नर्सरी मानी जाती है भारत के सीनियर खिलाड़ियों की, इसी में से पिछले साल जो टीमें गई हैं 2-3 साल जिन्होंने सैफ कप जीता है, उन्हीं में से अब आप देखते हैं सीनियर टीम में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ग्राउंड्स का कितना अमल दखल है एक अच्छी टीम में? मुझे लगता है कि फुटबॉल एक ऐसी गेम है जहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं बच्चों के लिए, लेकिन हाँ एक अच्छा सा ग्राउंड होना चाहिए, बस वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और जितना अच्छा ग्राउंड होगा, जितनी अच्छी ये ग्राउंडें होंगी यहाँ पे, उतना ज़्यादा फुटबॉल बढ़ेगा और ज़्यादा अच्छा फुटबॉल देखने को मिलेगा। आपके साथ कुछ और कोचेस भी हैं, एक तो जूनियर कोच है। This is my first experience as a coach and under the head coach of Ishfaq Ahmed, and we are here for the preparation of SAF Cups and Asian Cup qualifying rounds. It's going to be held at September and October respectively, and this is the camps going on right now here. And the boys, we are as of now there are 36 boys, and some more has to be joined in the camp later. So we are right now the first week is the selection process is going on, and it's going good. The boys are doing their job very good, and the supporting staff also they are also doing good. आपके जो फुटबॉल के कोच हैं, गोल कीपिंग कोच, वो भी शानदार है। जी हाँ बिल्कुल, वो हैदराबाद से हैं और हैदराबाद का फुटबॉल उन दिनों जब उन्होंने स्टार्ट किया था काफ़ी डोमिनेंट था पूरे इंडियन फुटबॉल के सिनेरियो में। और आई एम लकी कि ऐसे कोचिंग स्टाफ मुझे AFF से मिला, तो होपफुली सब मिलके एक अच्छी परफॉर्मेंस दें। कितने खिलाड़ियों को आप सिलेक्ट करेंगे? उनमें कितने स्ट्राइकर्स होंगे, कितने गोलकीपर्स होंगे? डिफेंस में कितने? Yeah, I'm under 17 main team goalkeeping coach. So we are here for preparation for SAF Games, which is happening in September in Bhutan. So we have 5 goalkeepers and apart from outfield players. So we are good preparation for SAF Games. We are going to be a good game because we are already in the champions in the last season. So out of 5 goalkeepers, we are taking 3 goalkeepers, which is we have a talented. So right now we are preparation going on. So let's see, after 1.5 month preparation, we'll select 3 goalkeepers, which is going to participate in SAF Championship. 3 गोलकीपर आप सिलेक्ट करेंगे, बाकी खिलाड़ियों का क्या कॉम्बिनेशन होगा? आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? जैसे मैं 4-3-3 फॉर्मेशन पसंद करता हूं, तो उसके हिसाब से मिडफील्डर्स ज़्यादा रहेंगे एंड डिफेंडर्स थोड़े से उनसे कम, और स्ट्राइकर्स बिल्कुल कम रहेंगे। 3 या मैक्स 3 रहेंगे स्ट्राइकर्स, तो बाकी मिडफील्डर्स और डिफेंस की टीम बनेगी। क्योंकि जो मिडफील्ड, उसमें मैं जो आगे के प्लेयर होते हैं वाइड विंगर्स, उनको एज अ स्ट्राइकर यूज़ करता हूं, तो उधर उन पे ज़्यादा लोड आता है। तो इसकी वजह से
हम लोग की बैलेंस वहीं पे मिडफील्ड में ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा प्लेयर्स होने चाहिए। तो अराउंड मुझे लगता है कि 11-12 प्लेयर तो मिडफील्ड से ही निकलेंगे और ऑलमोस्ट 10 के आसपास मिडफील्ड से निकलेंगे, 6 to 7 या 7 प्लेयर डिफेंस से निकलेंगे, 2 या 3 स्ट्राइकर्स और 3 गोलकीपर्स, और वो आपकी 23 की लिस्ट बन जाती है। ये जो आप तरबियत दे रहे हैं, इनको कोचिंग कर रहे हैं, तो किन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं आप? एक तो उनकी फिजिकल फिटनेस की तरफ आप ध्यान देते होंगे, इसके अलावा किन चीज़ों पर आप फोकस कर रहे हैं? देखिए, सबसे मेन है यहाँ पे फिटनेस के, जो आपने ऑलरेडी छेड़ा ये टॉपिक, फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितने भी टैलेंटेड हो या कितने भी स्किलफुल हो, अगर आपके पास फिटनेस नहीं होगी तो वो इज़ ऑफ नो यूज़। तो मुझे लगता है कि वो हमारा फिटनेस हमारी प्रायोरिटी है। उसके बाद जो हम लोग टैक्टिकल प्लान है, जैसे हम लोग खेलना चाहते हैं, हमारी एक कोच की फ़िलासफ़ी होती है और इन बच्चों के साथ ऑलरेडी वो फ़िलासफ़ी हमने मेरी कामयाब हुई है, और उम्मीद करते हैं कि जो नए बच्चे आएंगे तो वो भी वो टैक्टिकल प्लान समझे और कैसे खेलना है। यही 2 मेन चीज़ है कि जिस पे मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा, और फिलहाल उम्मीद करता हूं कि टॉप प्लेयर्स मैं सिलेक्ट कर पाऊं पहले। देखिए अशफाक, आजकल जो फुटबॉल खेली जाती है, एक तो रोटेशनल आप फुटबॉल खेलते हैं, एक खिलाड़ी एक ही जगह फिक्स पोजीशन पे नहीं खेलता, वो कभी भी कहाँ भी खेल सकता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरनेशनल जो फुटबॉल है उसमें पोजीशनल फुटबॉल पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, यानी आपको फुटबॉल को अपने पास रखना है, छोटे छोटे पास देने, वन टच फुटबॉल खेलना। बिल्कुल। वन टच फुटबॉल खेलने के लिए कौन कौन सी खास तरबियत आप देते हैं इन खिलाड़ियों को? देखिए, हम यूजुअली जब ट्रेनिंग करते हैं, क्लासरूम में भी जब आप सिखाते हैं, तो वहां पर भी किन चीज़ों पर आप फोकस करते हैं? मेनली हम लोग विजन, जो सराउंडिंग, व्हाट इज़ अराउंड यू, जब आपके पास बॉल होती है तो वो चीज़ है, जब आपके पास पता होती है कि अराउंड एंड फार मेरे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, आपका जो पेरिफेरल व्यू होता है या विजन होता है, जब वो एनहेंस होता है, उसकी कोशिश करते हैं हम लोग डेवलप करने के लिए, तब ये इजी हो जाता है कि क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है मुझे वन टच खेलना और मेरा प्लेयर कहाँ है, तो वी आर ट्राइंग दैट, और उससे गेम भी फास्ट होती है। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला का साथ अगर रहेगा तो इंशाल्लाह वो पूरा करे, और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये नेशनल टीम आगे जाके और ज़्यादा अच्छा करे। देखिए, अभी तक लगातार 3 साल से भारत की टीम पहले अंडर 16 चैंपियन रही, भूटान में खेला है, श्रीलंका में खेला है, और इस बार आप दोबारा से भूटान जा रहे हैं। जी। भूटान का जो टेम्परेचर है और कश्मीर का टेम्परेचर काफ़ी मुताबिकत रखता है, काफ़ी एक दूसरे से मिलता है। क्या ये एक वजह थी कि आपने यहाँ नेशनल कैंप का इनेकाद किया? जी हाँ, बिल्कुल मेरे दिमाग में ये था, और वहाँ पे भी भूटान तो हमारे साथ थोड़ा ज़्यादा ही हाई अल्टीट्यूड है, वहाँ पे आई थिंक 3000 समथिंग इट इज़। और दूसरा जो टर्फ्स है, हमारे पास 2-3 नई टर्फ भी बन रही है, और ये जो जहाँ पे हम लोग खेल रहे हैं पोलो ग्राउंड में, ये भी एक नई टर्फ है, और बिल्कुल वहाँ पे भी सिमिलर टर्फ है। सो आई वांट बॉयज़ टू गेट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ वेदर एंड प्लेइंग फील्ड। ये एक रीज़न रहा है, और दूसरी बात है पूरे इंडिया में मानसून चल रहा है एंड इट्स क्वाइट ह्यूमिड देयर, और फुटबॉल एक ऐसी गेम है जहाँ पे बहुत से मतलब जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने फुटबॉल मोर देन 32 डिग्रीज को बैन किया। अगर 32 डिग्रीज वेदर होगा तो दे डोंट अलाउ, इट्स अ लॉ देयर इन ब्राज़ील एंड सम अदर पार्ट्स। तो मैं भी यही मानता हूँ कि एक मॉडरेट वेदर टेम्परेचर होना चाहिए जहाँ पे बच्चे दे कैन एक्सप्रेस देयर फिटनेस, देयर स्किल, रादर देन वरिंग अबाउट कि भाई यहाँ पे गर्मी है क्या करेंगे। तो वो भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि यहाँ पे जून जुलाई में ठीक ठाक इवनिंग में काफ़ी 28 तक तो वेदर रहता है, विच इज़ अ वेरी नाइस टेम्परेचर फॉर फुटबॉल। अशफाक, देखिए इस पे टर्फ जो ये है सिंथेटिक टर्फ है, जिस पे आप प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिस पे आप सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए गुजर रहे हैं, लेकिन भूटान में क्या आपको सिंथेटिक टर्फ पे खेलना है या नेचुरल ग्रास पे खेलना है? जी, वहाँ पे भी सिंथेटिक टर्फ्स है, तो अच्छा। वहाँ पे जितने भी इवन प्रैक्टिस ग्राउंड्स वहाँ पे है वो भी सिंथेटिक ही है, और जो मेन पिच है वहाँ पे वो भी सिंथेटिक है। तो चूँकि हम लोग लास्ट ईयर खेले थे वहाँ पे,
तो ये जब फेडरेशन के साथ हमारी मीटिंग थी, जब मेरी मीटिंग थी, तो मैंने यही प्रपोज किया था, इट इज़ बेटर टू हैव अ कैंप हियर ओनली बिकॉज वी हैव अ सिमिलर वेदर एंड प्लस जो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम है और बॉयज़ विल गेट यूज टू दैट। ये हो सकता है कि एशिया कप क्वालिफायर्स नेचुरल ग्राउंड में थाईलैंड में हो रहे हैं, तो वी माइट हैव टू शिफ्ट टू नेचुरल ग्राउंड। अब मुझे ये बताइए, देखिए अंडर 17 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसने फीफा बहुत बढ़ चढ़ कर सामने आई थी। इंडिया में बहुत जगह उन्होंने फुटबॉल्स को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया खिलाड़ियों में, और एक बूस्ट मिला है फुटबॉल को तब से। अंडर 17 की टीम आगे आ रही है और बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं उनमें आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स वो नेशनल टीम में आ रहे हैं, इंटरनेशनल टीम में आ रहे हैं, भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद जो भारत की पोजीशन होती थी, इंटरनेशनल रैंकिंग होती थी, वो होती थी पहले 136, उसके बाद 107 हुई, 106 हुई, फिर कुछ अर्सा पहले 93rd तक पहुंचे थे हम, बिल्कुल। लेकिन फिर से दोबारा अब 100 चली गई। जी हाँ, एक तरफ इतनी तरक्की हो रही है फुटबॉल में, भारत की टीम बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन रैंकिंग में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही? देखिए रैंकिंग सिस्टम कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। अगर आप मिस करते हैं फीफा विंडो, मैच नहीं खेलेंगे, जो बाकी टीम हैं, जो बाकी दीगर मुल्क है, अगर वो लोग मैच खेलेंगे और वहाँ पे किसी टीम से वो लोग जीत जाते हैं तो उनके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे और हमारे माइनस में चले जाएंगे। सो रैंकिंग के लिए आपको जब भी फीफा विंडो आती है आपको उसका फायदा उठा के मैचेस खेलने होते हैं। सो दिस रैंकिंग इज नॉट द रियल इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्री। जी बिल्कुल नहीं। तो लेकिन ये भी है, रैंकिंग से मतलब AFC जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है वो ड्रॉज निकालती है। अगर आपकी लोअर रैंकिंग होती है तो आपका फेवरेबल ड्रॉ आता है। अगर आपकी मतलब 100 से अबोव होते तो आप यू माइट गेट क्लब्ड विद सम ऑफ द बिग एशियन जेंट्स। सो दैट इज वेयर ये कभी कभी मैटर भी करती है, बट दे डोंट रियली show what is the capacity or how the any जो country होती है how much they are improving. I think we are as a nation in football wise if I may say that we are improving a lot. But क्या होता है कि फुटबॉल एक ऐसी गेम है जो हर एक मुल्क खेलता है और वो भी इम्प्रूव करते हैं। 190 से ज्यादा कंट्रीज खेल रही हैं, बिल्कुल, और ज्यादा कंपटीशन है। और जितने भी हमारे दाएं जो है 2-3 को छोड़ के, क्रिकेट को छोड़ के, उनकी नेशनल गेम फुटबॉल है। मिडिल ईस्ट द फेवरेट स्पोर्ट्स इज फुटबॉल। आप थाईलैंड, इंडोनेशिया और जहाँ पे भी जाएंगे, चाइना जाइए, डिस्पाइट दे आर डूइंग गुड इन द अदर स्पोर्ट्स बट देयर फुटबॉल इज एक्सट्रीमली पॉपुलर देयर। तो कहीं ना कहीं वी आर स्ट्रगलिंग विद इन दैट पार्ट ओवर हियर, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे चंद कुछ सालों में कि फुटबॉल भी ऊपर आए। चलिए अशफाक अहमद, आप जो अंडर 17 की टीम है उसके कोच हैं, इस वक्त कोचिंग कैंप चल रहा है। हमारी तमाम दुआएं आपके साथ हैं कि आपकी टीम बहुत अच्छा करे और दोबारा से सैफ कप को डिफेंड करे और चैंपियंस बने। आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने फुटबॉल के हवाले से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अशफाक अहमद से हमने मुलाकात की जो कि सीनियर कोच हैं अंडर 17 इंडियन टीम के। और अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के लिए चलते हैं इमरान गुल के पास। नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेने से कबल आपको ये बताते हैं कि अब से कुछ ही देर बाद इस प्रोग्राम का जो है यूट्यूब पर लिंक मौजूद होगा। ये प्रोग्राम जो है यूट्यूब पर अपलोड होगा। DD कश चैनल पर आप जाइए और ये प्रोग्राम आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसके अलावा अब ये प्रोग्राम शनिचर के रोज़ सुबह 11:10 से 11:40 तक रिपीट टेलीकास्ट होता है। इसके साथ ही खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।